स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे उन खबरों के साथ, उन तस्वीरों के साथ जो 2025 की सबसे बड़ी हेडलाइन बनने जा रही है। जी हाँ, 2024 का बस ये आखिरी महीने के 2 अंतिम हफ्ते चल रहे हैं। अब 2025 की बात होगी। जनवरी के महीने का वो तस्वीर, वो समागम, वो महोत्सव और वो आयोजन करता भी। मैं बात कर रही हूं महाकुंभ की और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसकी तस्वीरें अब आप हर दिन देखने वाले हैं। ये कैसा कुंभ होगा, कैसी तैयारी होगी, कैसे अखाड़े दिखाई देंगे, कैसी पेशवाई होगी। अब तो बल्कि पेशवाई शब्द पर भी आपत्ति है। वो आपत्ति क्या है आप जानते ही हैं कि भाई हम ऐसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें। खैर वो अलग बात है, लेकिन वाकई में ये तस्वीरें बहुत ही अलग होने जा रहे हैं। और जिस तरीके की तैयारी की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला महाकुंभ है। इससे पहले कुंभ था, वो अर्ध कुंभ था, लेकिन उसकी भी तस्वीरें और उसकी भी जो तैयारियां थी वो वाकई में बड़ी दिलचस्प थी। लेकिन ये तो पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है। तो कैसी तैयारियां की गई हैं, कैसे अखाड़ों की तैयारियां हैं, एक एक करके वो तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं और जो जो रिएक्शन आ रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। वाकई में महाकुंभ इतना बड़ा काम, हर्षवर्धन जी, ये तो जितनी तस्वीरें आती हैं ये हैरान कर देती हैं कि कैसे पूरे देश से कहां कहां से संत यहां पर पहुंच जाते हैं। और संतों का तो आना है ही, आम लोग भी पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैसे आयोजन हो जाता है समझ नहीं आता। लेकिन वाकई में हैरान होती है देश की जनता, तो छोड़िए विदेशी भी हैरान होते हैं। नहीं, हैरान भी होते हैं और उनके लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सी ऐसी परंपरा है, कौन सी तकनीक है, कौन सा विज्ञान है कि दुनिया के हर हिस्से में खड़ा जो हिंदू है उसको पता है कि माघ मकर जब रवि गति होई और सब चले आते हैं संगम के तीरे। ये जो स्क्रीन पर अभी चल रहा था, ये अलग अलग अखाड़ों का नगर प्रवेश होता है। जितने अखाड़े हैं उनका कुंभ में आने से पहले नगर प्रवेश होता है और वो नगर प्रवेश देखने लायक होता है क्योंकि पूरा शहर दोनों तरफ कतार लगाकर खड़ा होता है। वो जब अखाड़ों के साधु निकल जाते हैं तो उनकी चरण रज वो अपने माथे से लगाते हैं। जितने भी अखाड़े हैं उनके जो महंत होते हैं, मठाधीश होते हैं, अलग अलग जो उनके एक तरह से कहें शीर्ष आचार्य होते हैं, नेता होते हैं, वो उसकी अगुवाई कर रहे होते हैं। आपको जितने दुनिया में साधन, संपन्नता, समृद्धि, वैभव, उस सब का वहां प्रदर्शन होता है। जितने तरह की शस्त्र कला होती है वो सब अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग, जिसको कहें कि उनकी विशेषता है, वो आपको नजर आता है। और कमाल की बात यह है कि ये भारतीय धर्म कितना समावेशी है कि किन्नर अखाड़ा भी उसी शान के साथ प्रवेश करता है जैसे दूसरे अखाड़े प्रवेश करते हैं। इन अखाड़ों की अपनी एक, जिसको कहने कि वैसे तो अखाड़े मूल रूप से क्यों आए ये भी लोगों को जानना चाहिए। ये अखाड़े मूल रूप से हिंदू धर्म की सेना हैं, ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये अपना घर परिवार समाज छोड़कर जब सन्यासी बनते हैं, और हर अखाड़े की परंपरा है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अखाड़ा मतलब, कई लोग ये भी कह देते हैं कि अरे वो तो नशा भी करते रहते हैं, नाना प्रकार की चीजें करते रहते हैं। उसमें भी अलग अलग अखाड़े के अलग अलग नियम हैं। कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां अगर आपने नशा कर लिया तो आप महामंडलेश्वर भी होंगे तो आपकी गद्दी पदवी चली जाएगी। यानी इस तरह का एक जो कहें कि समागम होता है। और जो सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं कि घड़ी देख के बताओ, 2 रुपए के पंचांग में सब होता है। और ये पंचांग कब से चला आ रहा है इसका कोई आज तक कोई, जिसको कहते हैं कि बता नहीं सकता। हाँ, कभी कभी ये जरूर हो सकता है कि आज आधे दिन से शुरू हो रहा है कि कल सूर्योदय शुरू हो रहा है, इस पर थोड़ा मत भिन्नता होती है। लेकिन वही समय, नियत समय पर पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं हिंदू धर्म के इस सबसे बड़े त्याग, संगम, परिवार, जीवन, शास्त्रार्थ और हर तरह की विद्या को एक दूसरे से साझा करने के अवसर पर। अब दर्शक भी सोच रहे होंगे कितने उत्साह के साथ आप हर चीज बता रहे हैं हर्षवर्धन जी, तो दर्शकों को जानकारी दे दूं, प्रयागराज से ही आते हैं हर्षवर्धन जी, इसलिए इतने उत्साहित, इतने उल्लासित दिखाई दे रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। सनातन का ये जमघट जो है वो 2027 तक के लिए एक हेडलाइन बनाएगा, एक रोड बनाएगा।
एक छवि ऐसी बनाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ को अब ऐसी और किन छवियों की आवश्यकता है उसकी हम क्या ही समीक्षा करें, लेकिन हाँ, यहाँ से जो भी बात निकलेगी वो 27 तक जाएगी। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं यदि राजनीतिक नजरिए से देखें, लेकिन मैं समझता हूँ महाकुंभ को योगी जी के 27 में उनकी छवि क्या बनेगी नहीं बनेगी उससे जोड़ना बहुत छोटा करना है। कुंभ का जो आयोजन है, जितना अभी हर्ष जी ने भी इसका जिक्र किया, मैं पिछले अर्ध कुंभ में भी वहाँ पर था, उससे पहले भी महाकुंभ में मैं रहा हूँ। तो कुंभ इतना बड़ा आयोजन है दुनिया का, जिसको करना अपने आप में एक इतना विशाल काम है, मतलब भागीरथी प्रयास जैसा। भागीरथी प्रयास है। लेकिन ये भागीरथी प्रयास कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार, कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये वहाँ जो लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग वहाँ जो आते हैं, आपने देखा ही होगा कि जब वहाँ जमा होते हैं, दुनिया भर में ऐसा, एक तो ये मास बेदिंग का जो परंपरा है ना, सामूहिक स्नान की, ये हिंदुस्तान की अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। दुनिया की बहुत कम जगहों पर इस तरह की परंपरा होती है कि जहाँ पर इतनी बड़ी बात, और वहाँ पर व्यवस्था सारी है, सुरक्षा व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था भी है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बिना जो लोग जाते हैं ना, वो वहाँ के कुंभ के तीर्थ यात्री हैं। असल में उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, आपकी चिंता नहीं है, आपके होटल्स की चिंता नहीं है, आपकी पुलिस की चिंता नहीं है। वो वहाँ जो मिट्टी है, आपने छावनी लगा दी तो ठीक, नहीं लगाई तो भी ठीक। न किसी को खाने का फर्क होता है ना। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि तीर्थ यात्री और टूरिस्ट में क्या फर्क है। तीर्थ यात्री और टूरिस्ट में फर्क यह है कि टूरिस्ट तो है, जब मीनाक्षी जाएंगी तो फिर प्लान होगा कि कहाँ रुकना है, कुंभ टेंट में रुकना है, यहाँ रुकना है, उसकी व्यवस्था क्या है, फ्लाइट क्या है। तीर्थ यात्री होता है वो अपनी पोटली उठाई, चल दिया, जो ट्रेन मिल गई, बोल ही दिया, मेरा नाम ले ही दिया, तो मैं वो उसके लिए भी दर्शकों को जानकारी दे दूं। इस बार तीर्थ यात्री ना सही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए तो पक्का जाऊंगी। और ये मेरा भी पहला पूर्ण कुंभ होगा, महाकुंभ होगा। और योगी जी के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी नहीं, योगी जी का तो बड़ा योगदान है और वो बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, और ये उनकी राजनीतिक और जो उनकी एक धार्मिक भी जो छवि है उसको और मजबूत करेगा। बल्कि पिछले खास जो 2-4 महीनों में जो कुछ हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है, अलग एक इमेज बनाई है। उस इमेज के साथ वो कितना आगे बढ़ते हैं, और महाकुंभ का जो आयोजन एक सफल आयोजन हो, मैं मतलब ये प्रार्थना भी करता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये आयोजन बहुत आराम से निकले, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है, कुछ ना कुछ होने की आशंका भी बनी रहती है। हाँ, एक डर बना रहता है, तो वो उससे बचकर ये चले और सब लोग इसको करें। आध्यात्म का भी है, धर्म का भी है, स्वास्थ्य का भी है, प्रकृति का भी है, सब चीज़ों का एक वो है, समायोजन है उसमें। अखाड़ों को मैंने देखा है, ये जिस अखाड़े का, किन्नर अखाड़े का जिक्र करें, तो पिछली बार वो किन्नर अखाड़ा बना था, मैं वहाँ मौजूद था जब महामंडलेश्वर उनको बनाया गया, तो उस कार्यक्रम में भी मौजूद था। और अखाड़ों को पहलवानी से मत जोड़कर देखिए। अखाड़े हमारे शास्त्रार्थ के अखाड़े हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रार्थ को, और उससे भी ये समझ में आता है कि कितनी विविधता है। सब अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर झगड़ा नहीं हो रहा। वो अखाड़े में, और अभी जब वो स्नान के बाद अलग अलग जब कार्यक्रम होते हैं, उस समय सब लोग अपने तलवार और शस्त्रास्त्र भी लेकर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा होता है। और जो शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं, जो अखाड़ों में भी लोग जा रहे हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। और आप सोचिए, इसका कोई इनवाइट नहीं है। हम तो इनवाइट भेज कर थक जाते हैं, इतने महंगे महंगे इनवाइट बनाते हैं, लोग आते नहीं हैं कार्यक्रमों में। कार्यक्रम का आयोजन भी अच्छा करते हैं, उसमें लिखते भी हैं चाय पहले है, डिनर बाद में है, लेकिन नहीं आते। लेकिन कुंभ में तो कोई इन्वाइट नहीं है, कुंभ के इनवाइट के बिना लाखों लोग वहां पर पहुंचे। इसलिए राजनीति से जोड़ रही हूँ समीर जी, क्योंकि सब चीजें जो है उस संदर्भ के लिए समीर जी के पास जाने से पहले, ये ठीक बात है कि कुंभ से योगी आदित्यनाथ या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और मैं सीधे शब्दों में कहूं तो सनातन का वो विशाल समागम है, किसी नेता की हैसियत नहीं हो सकती कि वो उसको परिभाषित करे। लेकिन मैं उसी शहर का हूं, 19 का जो कुंभ हुआ, जिसमें उस शहर की पुरानी आभा, पुराना गौरव लौट आया। और बार बार मैं ये कहता हूं कि उस शहर के लोगों को गंगा स्नान करते ये ध्यान में भी रखना चाहिए कि इस मेले की वजह से उस शहर को क्या मिल रहा है, वो पहचान क्या है, मूल वही है, बाकी चीजें उससे निकली हुई चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने
19 का भी जिसने कुंभ देखा है पूरा शहर बदल गया, और 24 वाले में तो उस शहर को इतना कुछ मिलने जा रहा है, उससे तो डबल आप हो गया वो उसको- सारा काम। हाँ, आप उसको राजनीतिक तौर पर भी जोड़ें, हाँ। भले चुनाव जनता जिताए हराए वो उसकी बात है, लेकिन बहुत काम योगी आदित्यनाथ ने किया है मैं इसका और एक एग्जांपल कमाल दे का देती काम हूँ। किया है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ समीर जी। अभी कुछ दिन पहले सत्य सनातन शो में भी जब गोविंद देवगिरी महाराज आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 महाकुंभ देखे हैं और मैंने कुंभ भी देखे हैं, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाएं इन द सेंस जब इतने सारे लोग आते हैं तो गंदगी भी हो जाती है, ठीक तरीके से मैनेजमेंट भी नहीं होता है, और कोई भी साधु संत होता है वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है कि स्वच्छता हो, बाकी वो सारी चीजें खुद मैनेज कर लेंगे। तो वो खुद कह रहे थे कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरीके की तैयारी, जिस तरीके का अनुशासन अब देखने को मिलता है यह अभूतपूर्व है। मेरे 4 एक्सपीरियंसेस में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं देखा। 2019 में भी अच्छा रहा था बिल्कुल। देखिए, मैंने तो अर्धकुंभ देखा है, नासिक में तो पूर्ण अर्धकुंभ देखा था मैंने। उज्जैन में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उज्जैन में शिप्रा के तट पर हुआ था, उसको भी देखा था। उज्जैन में भी मुझे लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने की थी। नासिक में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। और अब तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते ही हो रहा। योगी आदित्यनाथ तो खुद ही एक भगवाधारी, एक संत है, तो वो तो इस इवेंट को जिस तरीके से लेंगे, भाई दूसरे मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस प्रोग्राम को लेते हैं कि भाई एक 12 साल में आने वाला है, एक जिम्मेदारी है, एक निभाना है, किसी तरीके से पूरा कर दो और मुक्त हो जाओ। योगी आदित्यनाथ की तो रोम रोम में बसा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इसको देख रहे हैं, इसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, आज फिर वो वहां प्रयागराज पहुंचे हैं और आप देखिए 27 दिन के अंदर वो 5वीं 6ठी बार इस तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए हैं। और पहली बार हो रहा है कि जनरली ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत भीड़ आएगी, बहुत लाखों लोग होंगे, आने से आप बचिए। ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के जितने मेयर हैं सबको इनवाइट किया जा रहा है, सब कैबिनेट मंत्रियों को इनवाइट किया जा रहा है, सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर को इनवाइट किया जा रहा है और खुद इनवाइट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आइए और इसका आनंद लीजिए यहाँ पर। तो इतने बड़े आयोजन की, इतनी भव्यता के साथ इसकी तैयारी करना और सबको ये कहना कि आप आइए, आपके लिए सारी व्यवस्था की जाएगी, मतलब मुझे बता रहा है कि इस आयोजन को योगी आदित्यनाथ न भूतो न भविष्यति बनाने की तैयारी में कि इतना बेहतर अरेंजमेंट। अच्छा, और तो इतना इससे क्यों सर ये केवल सनातन का जमघट नहीं है। हालांकि मैं जो बात विजय जी ने कही थी हर्षवर्धन जी, मैं उसको सेकंड करती हूँ। इसे केवल एक राजनीतिक चश्मे से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्योंकि कहानी कुर्सी की बात हो रही है और बात राजनीति की ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सनातन का जमघट जहाँ पे ना जाति का कोई भेद है, ना कोई वर्ण का भेद है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब एक समान है, एक समानता की बात हो रही है। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नैरेटिव के साथ नहीं तो वो, लेकिन हाँ बात तो वही है ना सर, उस नैरेटिव के साथ भी तो ये खड़ा होता है कि ये सनातन है जहां पर जाति भेद नहीं है, सब एक है। ये बीजेपी यही तो कहती है। हमने कहा ना कि 2 रुपए के पंचांग से सब चले आते हैं। अब उसके आगे की बात, क्या किसी को आज तक कोई जाति, और जाति तो छोड़िए, धर्म क्षेत्र कर, धर्म पूछकर भी न तो बुलाया गया और न रोका गया। बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक समागम नहीं होगा जहां इस तरह से किसी को बुलाया जाता हो। पूरा शहर आपके स्वागत के लिए तैयार होता है। और मैं बस एक बात कह दूं, चूंकि कई बार ये अब चूंकि परंपरा में आ चुका है तो भ्रम फैल चुका है। ये देखिए, अर्धकुंभ या महाकुंभ जैसी कोई चीज नहीं होती है। वैदिक गणना के अनुसार 12 कुंभ हो जाएं तो 144 वर्ष के पश्चात महाकुंभ की बात की जाती है, लेकिन प्रति 12 वर्ष कुंभ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हिंदू परंपरा में जब आदमी गृहस्थ से संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता है तो 12 कल्पवास यानी प्रति माघ मेला 12 वर्षों तक 1 महीने के लिए संगम की रेती पर जब वो रहता है तो वो अपना कल्पवास पूर्ण करता है, इसलिए वो कुंभ 12 वर्ष पर होता है। तो एक तरह से कुंभ ही है, लेकिन उसको बीच में लोगों ने जिसको कहेंगे तैयारी के लिहाज से इसे थोड़ा सा और समझा देती हूँ। वो जो कल्प की बात कर रहे हैं, ये हमारे जैसे ईयर वाली गणना जो है वो नहीं चलती है। ब्रह्मा जी का जो ईयर की गणना है, ज्यादा आसान शब्दों में जो कॉमन लैंग्वेज में समझाएं, उसे कल्प कहा जाता है। अब जो बात आप कह रहे थे हर्षवर्धन जी, आगे बढ़ाएं। जो कल्पवासी आता है उसको तो ये कभी आप कह ही नहीं सकते, और वहां कोई ब्राह्मण कल्पवास करेगा कोई और नहीं करेगा, ये मैं ब्राह्मण कह रहा हूं, हालांकि उसमें किसी कोई मतलब नहीं होता। आजकल ये बड़ी चर्चा होती है। और ये जो विधान सारे चल रहे हैं, ये इस देश के संविधान आने के पहले के,
ये भी स्पष्टता से कहना जरूरी है कि ये जो भी विधान संगम के किनारे चलते हैं ये संविधान आने के पहले के हैं। संविधान में आज की व्यवस्था कानूनी व्यवस्था की कमाल की बात यह है कि वहां अगर एक शोध किया जाए तो दुनिया के किसी भी शहर से कम अपराध संगम की रेती पर होते हैं, लगभग ना के बराबर। कुछ खोया तो मिल जाएगा, वस्तु से लेकर व्यक्ति तक खोया तो मिल जाएगा। और ये व्यक्ति खोने वाली आप खूब कहानी सुनते होंगे ना कि फिल्मों में कि बिछड़े हुए भाई माघ मेला मिल गए। भैया हमारे शहर में कोई खोता नहीं है, और खोता है तो एक राजा राम तिवारी हुए थे जो बाकायदा खोया पाया उन्होंने बना ही दिया, खोया पाया शिविर। अब वो बहुत बड़ा आकार ले चुका है। तो उस जगह पर जो जो व्यवस्थाएं हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बाकायदा शोध कर चुकी है कि दुनिया के शहरी व्यवस्था का सबसे बड़ा, अगर सबसे आसानी से बसने वाला शहर कोई कहे, जहां जाम नहीं लगता, जहां मुश्किल नहीं होती, तो वो माघ मेला होता है जो प्रतिवर्ष लगता है। वहां के जो निशान होते हैं उसको अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उसी सनातन, उसी हिंदू पहचान के साथ आज की भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जिसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं, जिसके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक कड़ी जुड़ती है। और ये जिस संगम की बात करें तो वहीं पर सम्राट हर्षवर्धन आते थे, हमारे नाम राशि थे इसलिए थोड़ा और खुशी की बात है। वो आते थे तो क्या करते थे, उनके शरीर पर वस्त्र छोड़कर सब कुछ दान करके जाते थे। राजा ऐसा होता है, ये भी संगम बताता है। हम देखिए महाकुंभ की बात कर रहे हैं और अब तो आप ये मानकर चलिए कि हर दिन छोटी बड़ी हेडलाइन लगातार आस्था के इस जमघट से निकलती रहेगी और आप तक पहुंचती रहेगी। उत्तर प्रदेश से कुछ और तस्वीरें आ रही है। वो तस्वीरें क्या है वो भी आपके सामने रख दूं। बात सिर्फ महाकुंभ की नहीं है, जो संभल है, जो आजकल वहाँ पर जो खुदाई चल रही है। अब खुदाई हम बोलेंगे तो लोग हो सकता है कुछ लोग आहत भी हो जाए। भाई खुदाई इसलिए चल रही है क्योंकि AFI कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर सनातन के चिन्ह जगह जगह मिल रहे हैं। अब वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि आप कौन से प्राचीन मैप उठाकर लाए, कि इस मैप के जरिए आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कल की भगवान का अवतार यहीं पर होने वाला है, यहीं पर उनका मंदिर था, उनके अवतार होने से पहले उनकी पूजा हो रही थी, ये सब बकवास की बातें हैं। चर्चा चल रही थी ना, आज वही मैप भी तो सही साबित हो रहा है। मंदिर निकल रहे हैं, कूप निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, अब बावड़ियां निकल रही हैं। यहाँ भी एक मंदिर था, वो भी निकल रहा है। और केवल संभल में नहीं, तस्वीरें कानपुर से भी ऐसी आ रही हैं, तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी आ रही हैं। मैं आपको पहले रामभद्राचार्य जी का एक बयान सुनाती हूँ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आप पहले उन्हें सुने। चलिए, जब तक हमारी टीम निकालेगी, वो बयान निकालेगी रामभद्राचार्य जी का, तब तक ये तस्वीरें आप देख लें। अब सर, विचलित होने की किसी को आवश्यकता है तो नहीं, लेकिन फिर भी विचलित हो जाते हैं। विजय जी, क्या कारण है? नहीं, इसमें विचलित होने की क्या बात है, मुझे कोई कारण इसका नहीं लग रहा, समझे। और किसी शहर में ASI या कोई जानकारी मिलती है कि भाई ये पुराना शहर है, इसमें पुराने स्मारक हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उसकी खुदाई एक सामान्य प्रक्रिया में और दुनिया भर में होती है। मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान का कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप कमाल कर रहे हैं कि ऐसा खुद कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में होता है। और आप देख रहे हो तो उससे हम क्या सीखते, खुदाई क्यों होती है? क्योंकि उससे हम अपने पुरातन को समझते हैं, उससे हम अपनी संस्कृति को समझते हैं, हम उससे इतिहास को समझते हैं, इतिहास जानते हैं। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें आपत्ति कब हो रही है, इसमें विचलन क्यों हो रहा है या परेशान क्यों हो रहे हैं लोग, कि आप मतलब जो लोग देख रहे हैं वो समझते हैं कि ये कोई जैसे ही खुदाई हो रही है पूरी की पूरी, कुएं की बावड़ी वहाँ पर निकली है, मंदिर निकला है, लेकिन अब उसको यदि आप ये कहें कि नहीं इसके ऊपर जो आपने किया है वो अतिक्रमण है और ये दबा दिया गया, ये सब तथ्यों को बिना मिक्स किए आप करें तो थोड़ा सा शायद कम होगा झगड़ा। और जो खुदाई हो रही है उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई आपत्ति वाली बात है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बावड़िया जो है हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है ना, नगरीय व्यवस्था, जिसे टाउन प्लानिंग आप कहते हैं, उसका हिस्सा रही है। केवल आज ही फ्री बीज में नल का पानी के जो आप वो बांटते हो, मुख्यमंत्री जी जो बांट रहे हैं कि फ्री बिजली और फ्री पानी, तो वो नगरीय व्यवस्था जो है टाउन प्लानिंग पहले की, और वहाँ बावड़ी पर पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा था जी, वो सारी व्यवस्था ही मुफ्त हुआ करती थी। तो बल्कि नगरीय व्यवस्था को, टाउन प्लानिंग को, अर्बन प्लानिंग को समझने में भी ये सब चीजें काम में आती हैं हमारे, कि किस तरह से हमारा रेस्टोरेशन पर काम हो रहा है।
यदि उस दृष्टि से, उस नज़रिए से हम देखेंगे तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब किसी के मन में कोई भी विवाद हो तो कुछ भी कर सकते, विवाद में कोई ऐसा वो भी नहीं है कि कानूनी बाधा हो, आपकी मर्जी हो जिस पर करिए।